नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें और विशेषज्ञों की सलाह के साथ एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अब दिवाली जा चुकी है और आप सभी खेती की तैयारियों में जम के लग चुके हैं। रबी की फसलों में इस समय बहुत सारी फसलें हैं जिनकी हमें तैयारियां करना है और हमें खेतों में उनका उत्पादन स्तर भी बढ़ाना है। आज हम चर्चा करेंगे जैविक खेती के बारे में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जैविक खेती का क्या महत्व है। जैविक खेती अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर बहुत अच्छा बढ़ाया जा सकता है और इससे आप बहुत अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय है कुछ कृषि संबंधी हलचलों की जानकारी लेने का। जी हाँ किसान भाइयों, ये समय है खबरें खेती और मंडी भाव का। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। सोयाबीन उत्पादकता बढ़ी, रबी फसलों में जल प्रबंधन के उपाय, फसलों के लिए उपयोगी जैव उर्वरक, चने की फसल में जैविक कीट नियंत्रण और धनिया की उन्नत किस्में लगाएं। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान सोयाबीन की औसत उत्पादकता करीब 97% बढ़कर 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। हालांकि इस बार सोयाबीन के रकबे में कमी दर्ज की गई। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा ने बताया कि इस साल के खरीफ सत्र में भले ही प्रदेश में सोयाबीन के बुआई क्षेत्र में करीब 5 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई हो, लेकिन अनुकूल मौसमी हालात और दूसरे कारकों से इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रह सकती है। श्री मीणा ने बताया कि देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य में कृषि विभाग ने इस खरीफ सत्र के दौरान दलहन और कुछ दूसरी फसलों की बुआई को बाकायदा नीति बनाकर बढ़ावा दिया। इससे सोयाबीन के रकबे में जाहिर तौर पर कमी आई। इस खरीफ सत्र के दौरान प्रदेश में करीब 54 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया। पिछले खरीफ सत्र में लगभग 59 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई की गई थी, लेकिन खराब मौसमी हालात के कारण इस तिलहन फसल की औसत उत्पादकता केवल 608 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई थी। इस वर्ष प्रदेश भर में बोई गई सोयाबीन फसल के मौसम अनुकूल होने से उत्पादकता बढ़ने की पूरी संभावना है। रबी मौसम की प्रमुख फसलों गेहूं, चना, सरसों, मसूर इत्यादि में क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाइयां करना फायदेमंद होता है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बोनी के 20 से 22 दिनों बाद किरीट, जड़ें या क्राउन रूट्स निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई बोनी के 40 से 45 दिनों बाद कल्ले निकलने की अवस्था में करें, तीसरी सिंचाई गर्भावस्था में बोनी के 60 से 65 दिनों बाद, चौथी सिंचाई बालियां निकलने की अवस्था में बोनी के 80 से 85 दिनों बाद करना लाभदायक रहता है। पांचवी सिंचाई बोनी के लगभग 100 दिनों बाद फूल की अवस्था में एवं छठवीं सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में बोनी के 110 दिनों बाद करें। कम सिंचाइयां उपलब्ध होने पर पहली सिंचाई किरीट, जड़ें निकलने की अवस्था में, दूसरी सिंचाई गर्भावस्था में एवं तीसरी सिंचाई दानों में दूध भरने की अवस्था में करना चाहिए। चने एवं मसूर की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई दाने भरने की अवस्था में करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बढ़वार की अवस्था में बोनी के 30 दिनों बाद और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करना फायदेमंद रहता है। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक कल्चर विशेष रूप से धान्य फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी है। गेहूं, चना, गन्ना एवं शाक सब्जियों में कल्चर अत्यधिक उपयोगी पाया गया है। ये दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए भी विशेष फायदेमंद है। ये कल्चर पौधों की जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। इसके प्रयोग से जमीन में लगभग 3 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। एजोटोबैक्टर कल्चर को किसान भाई 3 विधियों बीजोपचार, पौध जड़ उपचार और मिट्टी उपचार द्वारा उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की अंकुरण क्षमता में 75 से 90% और उत्पादकता में 25 से 35% वृद्धि पाई गई है।
चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुतायत से पाया जाता है। नियंत्रण के लिए समन्वित मिले जुले उपाय अपनाएं। फसल के बीच टी आकार की खूंटियां गाड़ें। इन खूंटियों पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्लियां इनका प्रिय भोजन बनती हैं। इल्लियों के नियंत्रण का ये देशी और प्राकृतिक इलाज है, इसे शुरू से ही अपनाएं। रासायनिक नियंत्रण ट्राइजोफास 40% 30 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथाइल पैराथियान या क्विनोलफॉस डस्ट भी चने की इल्लियों के नियंत्रण में कारगर है। 10 किलो डस्ट प्रति एकड़ डस्टर मशीन से प्रातः या शाम के समय भुरकाव करें। इल्लियों के लिए घोल के बजाय डस्ट ज़्यादा कारगर है। मसाला फसलों में धनिया का प्रमुख स्थान है। प्रदेश में मुख्य रूप से गुना, राजगढ़, मंदसौर, धार, खंडवा, मुरैना, सीहोर, होशंगाबाद और जबलपुर में धनिया की खेती की जाती है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में किसानों का धनिया उत्पादन अत्यंत कम है। धनिया उत्पादन कम होने का प्रमुख कारण उन्नत किस्मों का ना अपनाया जाना है। धनिया के अधिकतम उत्पादन हेतु वैज्ञानिकों ने धनिया की उन्नत किस्में अपनाने की अनुशंसा की है। धनिया की उन्नत किस्में पंत धनिया 1, मुरक्कन, सिम्पो, S33, गुजरात धनिया 1, राजेंद्र, जवाहर धनिया 1, CS6 प्रमुख हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्याज के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 120 रुपए, अधिकतम 600 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 600 रुपए, अधिकतम 1000 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम 200 रुपए। सांवेर में न्यूनतम 500 रुपए, अधिकतम भाव भी 500 रुपए रहा। हरी मिर्च के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बुरहानपुर में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1200 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 600 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 900 रुपए, अधिकतम 1100 रुपए। भोपाल में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम 800 रुपए। आलू के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1200 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1000 रुपए, अधिकतम 1400 रुपए। गुना में न्यूनतम 1600 रुपए, अधिकतम 1800 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1250 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे थे जैविक खेती के बारे में। यदि हम अपनी कृषि में जैविक खेती का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ राकेश दुबे जी। जी हाँ, आज हम इन्हीं से बात करेंगे और चर्चा करेंगे जैविक खेती के विषय में। ये हमें बताएंगे कि इससे कौन कौन से लाभ होते हैं और इस खेती को करने से किस प्रकार उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आज विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या
और उत्पादन की अंधी दौड़ में हमारे यहाँ के किसान भाई जिस तरीके से दौड़ रहे हैं, ज़मीन का अंधाधुंध दोहन करने के लिए रासायनिक खादों का जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर जिस तरीके के दुष्परिणाम आ रहे हैं, वो सभी के सामने आज सर्वविदित है। इन्हें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, वो हमारे अन्न के क्वालिटी को लेते हुए है, जिस प्रकार से उनमें समाहित कीटनाशक जो कि 20-20 साल तक उनमें प्रभाव नहीं निकल पा रहे हैं, ज़मीन से भी और मनुष्य के अंदर से भी। माँ के दूध में तक आज कीटनाशकों का प्रभाव देखा जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए मैं जैविक खेती की तरफ मुड़ा और आज मैं गन्ने और इसके साथ में अनाजों की जैविक खेती कर रहा हूँ, और जिसके बड़े सार्थक परिणाम आ रहे हैं, जिसको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने में मेरे को 10 साल लग गए, लेकिन पिछले 2-3 साल में मिले सार्थक परिणामों ने मुझे बहुत उत्साहित किया है। और आज स्थिति इसमें आ गया हूँ मैं कि लगभग मैं सारी खेती को जैविक तरीके से करने का मन बना चुका हूँ। लगभग आधी खेती तो मेरी जैविक पे आ ही गई है। सर्टिफिकेशन भी मेरे उत्पादों का हो रहा है, जो जल्दी ही जैविक उत्पाद के नाम से बाज़ार में आएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जैविक अपने आप में जिस तरीके से कठिन हो गया है और कठिन कर दिया गया है, सबसे पहले हम किसान भाइयों को उससे बाहर निकलना होगा। जैविक आप और हमारे बुज़ुर्ग बड़े लंबे समय से करते रहे हैं। हमारी सामान्य प्रक्रिया ही जैविक प्रक्रिया है। हमारे उत्पाद, हमारे फर्टिलाइज़र में आधे से फर्टिलाइज़र जो हैं वो जैविक हैं, लेकिन करने का तरीका फ़र्क है। मैं ये एक कार्य पद्धति आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने खेतों के रेडिसू, खेतों के अवशिष्ट पदार्थ को पूरा ज़मीन में दबा के अपना कार्बन ऊपर उठा सकते हैं। जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। हम मई के महीने में जितने भी क्रॉप रेडिसू है, पूरे फसल अवशिष्ट हैं, उनको खेत में दबा रहे हैं। उनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोज़र डाल रहे हैं, रॉक फॉस्फेट डाल रहे हैं, जिससे कि वो हमारी जून जुलाई के महीने में बोई जाने वाली खरीफ फसलों के लिए खाद के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है हमको। जैविक तरीके से काम करने के कारण हमें सबसे पहले हमारे खरपतवार नाशकों को बंद करना होता है। उसके लिए हमारी बोनी की प्रथा को बदलना होगा, हमें लाइन दूर करना होगी, जिससे कि हमारे अंदर अंतर्वर्ती कामों के लिए जगह खाली हो जाए, जिन्हें हम अपने उपकरणों द्वारा साफ कर सकें, क्योंकि हमें खरपतवार नाशक नहीं डालना है। उसके बाद आती है कीट प्रबंधन की बात। तो कीट प्रबंधन के लिए ट्राइकोगामा कार्ड है, फेरोमोन ट्रैप है, इनका यूज़ करें। ये बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं। जितने भी प्रकार के बोरर्स लग रहे हैं उसके लिए आप बवेरिया बेसियाना का यूज़ करें। उसकी ड्रेंचिंग एक बार कर देने से वो 3 महीने तक सभी भी प्रकार के छेदक कीट हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। और सूडोमोनास है जो सभी प्रकार की इल्लियों के ऊपर भी जैविक तरीके से नियंत्रण कर रही है। तो एक बार मन बना लेने के बाद कहीं से भी ये चीज़ कठिन नहीं है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं?
कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वैसे तो हमारे देश में कई सालों से कृषि कार्य हो रहा है और इसमें महिलाएं भी पूरा योगदान दे रही हैं, लेकिन इस समय हमारी महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। जो कृषि से ही संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आंवला है, उससे अचार बनाकर, शहद और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैम है, इन सभी का उपयोग करके वो अपना रोजगार कमा रही हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे ही बीच की एक महिला हैं आशा पालीवाल जी, जिन्होंने इस प्रकार रोजगार में अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और करते हैं चर्चा। कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे है ना हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं को, मतलब अपने रोजगार के उत्थान के लिए, जो अपना रोजगार चला सके। तो हमें अभी एक ट्रेनिंग दी गई है जिसमें हमने हर्बल के उत्पाद बनाए थे, जो अपने सामान्य जनरली चीज़ रहती है यहाँ जो आजू बाजू में हमारी चीज़ें हैं, उससे मतलब हम लोगों ने एक मेहंदी बनाई, हर्बल मेहंदी बालों में लगाने के लिए, काली हर्बल मेहंदी, दर्द निवारक तेल बनाया हमने, शैम्पू बनाए हमने, फिनाइल बनाए। मतलब ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी समय समय पे, ताकि महिलाएं ये प्रोडक्ट बनाए और अपना स्थानीय मार्केट में, पास का जो बाज़ार है, मतलब जहाँ बाज़ार लगते हैं मंजरे टोले गांव में, जैसे कोई ऑफिस है वहाँ पे ऑफिस में मतलब शैम्पू तेल की सेलिंग करने के लिए, तो हम लोगों को बताया। तो हमारे ग्राम की महिलाओं ने ये ट्रेनिंग लेके उनने मतलब थोड़ा अपना उत्पाद बना के उन्होंने मार्केट में, तो सेलिंग एकदम से हो नहीं पाती है, लेकिन हम लोग ने छोटे छोटे गांव में जाके या अपने आजू बाजू में जाके महिलाओं को ये चीज़ों के लिए बारे में बताया और अपना मतलब प्रोडक्ट बेचे उन लोगों को। तो महिलाओं को इससे फ़ायदा हुआ है। तो समय समय पे यहाँ पे जानकारी, और सारी चीज़ें हैं ना ये स्थानीय हैं, कोई बाहर की ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, मतलब अपने आसपास में जो जड़ी बूटियाँ मिलती है उसी से हमें बनाई हमने जो चीज़ें, और उसे मार्केट में सप्लाई किए हैं। उससे महिलाओं को मतलब उत्साह भी हुआ, जिन महिलाओं को थोड़ा मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो अपना व्यवसाय चला रही है धीरे धीरे करके। तो महिलाओं में ये चीज़ सीखने की जिज्ञासा भी आई। और देखिए आजकल मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है, तो उससे जैसे मेहंदी है, मेहंदी से आँखों पे इन्फेक्शन होता है, स्किन पे इन्फेक्शन होता है। तो ये हर्बल चीज़ें जो बनाई है ना, इससे ना आँखों पे स्किन पे ना आँखों पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। मतलब महिलाओं ने ये बताया है, तथा गांव से या कुछ स्कूल की मतलब मैडम लोग, उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट को सहारा है और बोला है कि ये ऐसी चीज़ों से मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ये चीज़ों की डिमांड बढ़ी, और महिलाओं की भी मतलब बनाने की और उनके पैसे की मतलब उनसे उनका घर परिवार चलने लगा है, और महिलाओं ने अच्छा काम शुरू किया है। और मैं तो मतलब बहुत आभारी हूँ इस कृषि विज्ञान केंद्र की, कि उन्होंने महिलाओं को, ग्राम की महिलाएं जो कुछ नहीं जानती थी, उनको इतनी अच्छी बातें बताई, उनकी इतनी मतलब ट्रेनिंग दिलवाई, और ट्रेनिंग दिलवा के ये काम शुरू करवाया। मैंने भी ये चीज़ें बनाई, मैंने शैम्पू बनाए, और शैम्पू और तेल अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, शैम्पू और तेल और मेहंदी। तो मैंने है ना ऑफिस में मैडम लोग हैं उन लोग को दिया है, कुछ महिला बाल विकास की मैडम लोगों को दिया है, कुछ मैंने मतलब गांव की जो वर्कर महिलाएं हैं उनको दिया है, गांव की स्कूल की लड़कियों को दिया है मैंने। तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है सर, मतलब कुछ तो फ़ायदा हुआ, मतलब मुझे कि इस चीज़ से मुझे बहुत लगन हो गई कि इस चीज़ से मतलब करके आगे और बढ़ा जाए, मतलब इस व्यवसाय को और मैं आगे बढ़ाऊँ। और मुझे मतलब मैंने जब से ये बनाया है, तो जब से मुझे प्रॉफिट हुआ है सर, इनकम हुई है मेरे उसमें। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा के छात्रों ने भी इस मिशन में रैली निकालकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। स्वच्छता की ओर जन जन का यह नारा है, भारत को स्वच्छ बनाना है। जन जन का यह नारा है, भारत को स्वच्छ बनाना है। जन जन का यह नारा है, भारत को स्वच्छ बनाना है। हमारे स्कूलों कॉलेजों में अब स्वच्छता को भी महत्व दिया जाने लगा है, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए अब हमारे कॉलेज में भी कई गतिविधियां संचालित होने लगी है। उन्हीं में से एक NSS है, जिसके द्वारा हम श्रमदान करते हैं। हम जहां रहते हैं, हमारा छात्रावास, हमारे आसपास का परिसर, हमारा कॉलेज और उसके आसपास जहां भी हमें गंदगी दिखती है,
हम एनएसएस का वहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को डिसाइड करके सभी विद्यार्थी वहाँ पर श्रमदान कर कर वहाँ की गंदगी को दूर करते हैं। और ऐसे कई कार्यक्रम हमारे कॉलेज में संचालित होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभी इस सप्ताह, इस महीने में चल रहा है, बट ऐसे कई कार्यक्रम हमारे कॉलेज में संचालित होंगे, ऐसे हम उम्मीद लगाते हैं और ऐसे हम संचालित करेंगे। क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम मनाया जाता है, उस पर तो हम स्वच्छता करते ही हैं, बल्कि उस पर तो पूरा देश उस दिन स्वच्छता करता है। लेकिन हम उस दिन को ना सिर्फ स्वच्छ बनाने के लिए चुने, बल्कि साल भर और जीवन भर स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। हम अपने अंदर जो चीज़ रखेंगे, हम अपने आसपास जो चीज़ें देखेंगे, उनको जब साफ़ सफाई करेंगे, अपने अंदर ठान लेंगे कि हमें साफ़ सफाई करनी है, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी, अपना इन्वायरमेंट गंदा नहीं करना, तो सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ें उठा के हम डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर नहीं डालेंगे, गंदगी अपने आप गायब हो जाएगी। हाँ, हम वीक मना रहे हैं, पखवाड़े मना रहे हैं, ये सब नहीं करना। सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं जानता है, गंदगी कर रहा है, तो लेट हर और हिम टेल दैट भाई ये गलत है, उसके सामने वो चीज़ उठा के तुम डस्टबिन में डाल दो। कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील ज़रूर होगा कि ये मैंने गलत किया, और फिर भी नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, उसने डाल दिया, हम उठा के डाल देंगे, तो हमारी कोई इज्जत वगैरह कम नहीं हो जाएगी, उल्टा बढ़ेगी कि यार सामने वाले ने कचरा फैलाया और हम साफ़ कर रहे हैं उसको। सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा रहेगा, कहीं ना कहीं हम हेल्दी रहेंगे, और हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा, जिसकी वजह से हम ढेर सारे अपने आसपास के काम कर सकेंगे, और हमारे जो काम है वो भी अच्छे होंगे, जिसकी वजह से हमारा देश मतलब भारत ढेर सारा डेवलपमेंट करेगा, जो कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा देश जो है वो डेवलपिंग है। सबसे पहले जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा, हम खुद साफ़ सुथरे रहेंगे, हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड विकसित होता है, जिसकी वजह से हम खुद अच्छा सोच सकेंगे, अपने आसपास के लोगों को अच्छा सोचने पे मजबूर करेंगे। जब हमारे आसपास की सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है वो सब अच्छा होगा, और हम अच्छी चीज़ें करके अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड कर सकेंगे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, ये थी हमारा आज का कार्यक्रम। यदि आप हमें मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com पर। आज के कार्यक्रम का हम करते हैं समापन। नमस्कार।